हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की एमओस के प्लगइन्स के बारे में कि उनको इंस्टॉल कैसे करना है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जो डॉक्टर गस्किन हैं इन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अदरवाइज़ एमओस में काम करना थोड़ा सा इनिशियली टफ था। देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ प्लगइन्स के बारे में। पहला, मतलब मैं आपको वो प्लगइन्स बता रहा हूँ जो मैंने डाउनलोड किए हैं। हो सकता है मैंने सारे ना किए हों, वो आप देख लीजिएगा। एक प्लगइन है हमारा कॉमन लेटेंट फैक्टर कनेक्टर। इसका वैसे तो मीनिंग सिंपली ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और एक आपके पास यहाँ पर एक लेटेंट वेरिएबल है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि लेटेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करें, ब्लू कलर हो गया, और कॉमन लेटेंट फैक्टर कनेक्टर को क्लिक कर दें। इससे सबकी जगह ये अपने आप कनेक्ट करके आ जाते हैं। इसको कहाँ यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। थर्ड है इरेज ऑल। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ पहले क्या रहता था, इससे पहले हमें एक एक चीज़ को यूँ डिलीट करना पड़ता था इतनी बार। अब सिंपल हमें क्लिक करना है इरेज ऑल और ब्लैंक हो गया स्क्रीन। थोड़ा आगे चल के जब हम इसकी बात करेंगे कि अडेप्टेड स्केल क्या होते हैं, इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, वहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट ये होता है कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं, लेट्स से मेरे पास ये कंस्ट्रक्ट हैं, तो नंबर एक, तो अगर आप इनको थोड़ा सा वाइजली क्लोनिंग और प्रिजर्व सिमेट्री को यूज़ करें, एमओस में डायग्राम बनाना कोई लंबा नहीं बात होती, वो तो फटाफट बन जाते हैं। तो मेरे पास लेट्स से 6 के करीब मेरे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं जिस पे मैंने काम करना है। लो, बन गए 6 सारे। और अब हमने ये कहा कि सिक्स्थ के साथ मेरे केस में एक सातवां भी है, अडॉप्टेड है, मतलब अडेप्टेड है स्किल। मैंने किया एक और भी नया है, ठीक है, ये मेरा हो गया सातवां नया, जो ओरिजिनल में नहीं था स्केल में, मैंने दिया है ये सातवां। अब इसका वट एवर यू डू, पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा कि आप मॉडल जीरो पे काम करें। मॉडल जीरो ये होता है कि हम ये मानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्ट है ही नहीं। जितने भी स्टेटमेंट है ना, इनमें कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, सारे एक ही कंस्ट्रक्ट से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हटा देंगे और एक को लगाएंगे। अब यहाँ पे ये समस्या थी एक एक को लगाना, जो इस प्लगइन से बहुत ही इजी हो गया है, कॉमन लेटेंट फैक्टर कनेक्टर। और ये अपने आप ढूंढ के सबको कनेक्ट कर देगा और ये वन भी लिख देगा। ये देखिए, इसके ऊपर इसका वेरिएंस वन कर दिया। पैरामीटर पे आप वन दे सकते हैं। तो इस प्लगइन को हम यूज़ करने वाले हैं आगे चल के, जब मैं आपको अडॉप्टेड और अडेप्टेड स्केल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़। ड्रॉ कोवेरिएंस पहले थर्ड यूज़ करें। क्लियर। अगर मेरे पास कुछ मैंने, आपको याद होगा ड्रॉ कोवेरिएंस हम यूज़ करते थे जब हमारे पास होता था फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो अब मैंने ये बना दिए चार, लेट से 7 8 हैं। तो इन सबको आपस में टू साइडेड एरो से हर एक को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, यहाँ पे प्लगइन है, चारों को कनेक्ट किया और ड्रॉ कोवेरिएंस। अब इस प्लगइन की एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे करता है। तो वैसे वाइज तो ये है, ये लो अपने इन्हीं को घुमा लें, क्योंकि ये तो इस साइड पे ही काम करेंगे। और अनसिलेक्ट के लिए थर्ड था हमारा ये C4। तो ये सारे राइट साइड पे हैं, इसकी ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन का भी एक्चुअली एक रीज़न है, मैं आपको बताऊं क्यों है ऐसा है। इन जनरल हम जब भी एमओस के अंदर काम करते हैं, तो हालांकि किसी ने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बनाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इधर आते हैं, मीडिएटर वगैरह बीच में आते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ आते हैं। एक अनसेट सा रूल है ये। और अगर कोई आपके कंट्रोल वेरिएबल हो वो नीचे आते हैं, मतलब मैक्सिमम ये चलता है। अब ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनके बीच में मल्टीकोलिनिटी चेक करने के लिए हमें हमेशा इनके बीच में टू साइडेड एरो लगाने होते हैं। तो वो टू साइडेड एरो बेसिकली, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे था, तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो डेवलपर हैं उनको ये रहा होगा कि चलो ये हमेशा ही इस साइड से शुरू करें, लेफ्ट साइड पे। हालांकि उन्होंने जो प्रोफेसर गैस्किन है, उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, आने वाले में उल्टी साइड पे भी कर दूंगा।
खैर ये भी नॉट बैड, काफ़ी ठीक है। ड्रॉ कोवेरियंस। थर्ड इरेज ऑल, इरेज सिलेक्टेड, मुझे सारे नहीं डिलीट करने, मुझे कुछ डिलीट करने हैं, ये चार। ठीक है, एक एक करके भी कर सकते थे या सिलेक्ट करके और इरेज सिलेक्टेड भी। वैसे नंबर ऑफ क्लिक अगर आप नोट करें, बजाय इसके क्लिक करने के मैंने इससे सिलेक्ट किया और बाद में वो किया, नंबर ऑफ क्लिक सेम है। खैर इरेज ऑल तो है ही आपके पास, इरेज सिलेक्टेड। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व, ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ग्रोथ कर्व और एक नेम पैरामीटर, इन दोनों को मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, इनको आगे करेंगे। नेक्स्ट इरेज ऑल कर दें। नेक्स्ट है हमारा, अगर एक बहुत ही बड़ा डायग्राम है और कैनवस मेरा एक्चुअली कई बार छोटा पड़ जाता है, ऐसे करते हैं हम, बहुत सारे डायग्राम होते हैं हमारे पास, तो उसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है, अपने मैंने शायद यहाँ समझाया भी था, ये वाला रिसाइज द पाथ डायग्राम टू फिट। इसका मतलब ये है, ये बोलता है कि आप अपना डायग्राम बना लो जैसे भी आपको ठीक लगे, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इन सबको लेट से कनेक्ट भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कोवेरियंस, बहुत ही टेढ़े मेढ़े इसने बना दी। अब फाइनली आप इसको प्रेस कर दें, इससे क्या होता है कि पूरा डायग्राम ये अपने हिसाब से बना देता है और छोटा करके अपने पेज के अंदर बेस्ट फिट कर देता है। इसी चीज़ का नाम मैजिकलीन है। मैजिकलीन एक्चुअली जो मुझे लगा हुआ तो यही है, कुछ नया तो मुझे इसमें मिला नहीं। मैजिकलीन देखो, बल्कि थोड़ी देर में और करता है ये, मैजिकलीन करता वही वाला काम है, लेकिन यही चीज़ ये जो बेस्ट फिट इसको कर देता है। खैर मैंने इसको अभी बहुत यूज़ नहीं किया कि इसके हो सकते हैं कुछ और चीज़ों पर, अभी तो अपेरेंटली यही लग रहा है और कुछ नहीं है। वेलिडिटी मास्टर मैं आपको बताता हूँ। वेलिडिटी मास्टर तो बहुत ही शानदार चीज़ है। वेलिडिटी मास्टर के लिए मैं अपनी एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, नो, और मैं अपना इंटरनेट को बंद कर देता हूँ, लॉग आउट। अभी मेरे पास कोई नेट नहीं है और मुझे इसकी वैलिडिटी निकालनी है। ये मेरे पास एक फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अब आगे चल के मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में बताऊंगा जो प्रोफेसर गैस्किन ने एक और दी है, स्टेट टूल पैकेज, एक्सेल की फ़ाइल है। ये मैं आपको 9th वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली वैलिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ये प्लगइन है तो इवन उस फाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देख लो, मैं फाइल अटैच है, यस फाइल अटैच है और बाकी रिक्वायर्ड टिक मैंने कर रखे हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ क्लिक करें वैलिडिटी मास्टर, मास्टर वैलिडिटी, और ये रन होके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ़ाइल बन जाएगी। और वो HTML डॉक्यूमेंट, अभी कोई नेट नहीं चाहिए मुझे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स पे मेरा सेट है, तो इसने फायरफॉक्स की खोल के वैलिडिटी मास्टर, CR, कंपोजिट रिलायबिलिटी, AVE, MSV और ये सारे आ गए। इन्होंने बोला भी है ये इसका रेफरेंस है, और अगर आपको खुद चाहिए ये तो गैस्किनेशन स्टेट टूल पैकेज जो है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनका जो गैस्किन एंड लिम है इनका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हमने इसको यूज़ किया है साइटेशन के लिए। साइटेशन करते वक्त आपको बहुत ही ओपन होना चाहिए, आपको जितना भी लगे आप मैक्सिमम साइट करना चाहिए आपको। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। वैलिडिटी मास्टर सीधा यहीं से हो गया वैलिडिटी मास्टर। नेम पैरामीटर में भी बता रही ना, नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, ये तो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। अगर आपने अपने जैसे ये डायग्राम बनाए हैं कुछ भी, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल का मतलब है सर्कल। जितने भी सर्कल जैसे भी हों, अगर आपको उनका एक साथ नाम रखना है तो उस चीज़ को बोलते हैं नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। उस प्लगइन का नाम है नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो देखिए मैंने इतने सारे बना दिए। अब आप सिंपल क्लिक करें नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, सबके नाम आ गए अनऑब्जर्व्ड, क्योंकि इनके नाम आपको देने होते हैं। सो नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल के नेक्स्ट है पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर। अब ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके पास चाहे आप EFA रन करें अपना PCA मेथड से, हम यहाँ पे देखिए, हम एक्सट्रैक्शन में या तो PCA कर लिए या PF कर लीजिए, उसमें पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर रहता है एक्चुअली। तो अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ी फाइल है तब आप कैसे कर सकते हैं इरेज ऑल। इससे भी बड़ी 7 8 हैं, 3 है 4 है वो तो छोटे हैं। अभी मैं पहले आपको छोटा करके दिखाऊं। ये पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर आपको हेल्प करता है डायरेक्टली डायग्राम भी बनाने का। कई लोगों को ना ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा लगता है टाइम के, सही नहीं बन रहे, 7 8 10 12 इतने बनाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। ये आपके
जैसे मुझे 6 बनाने हैं तो, और हर एक में 4 हैं, 6 कंस्ट्रक्ट, हर एक के अंदर 4 स्टेटमेंट है। तो देखिए कितना इसमें टाइम लगना चाहिए, कि मैं इसको फास्ट से फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। 3 4 क्लोनिंग से 5 6, इन सब के नाम दे दें, नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इन सब के टू साइडेड एरो से इनको कनेक्ट कर दें। हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि 6 के 6 हों। चलो मुझे इतना टाइम लगा, किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, 4 होते हैं, इतना हमें टाइम लगा। अब क्या है, मैं इस चीज़ को एक नए सिरे से देखता हूँ, इरेज ऑल, और डेल डाटा फाइल है मेरे पास। इसमें मैंने रन किया फैक्टर एनालिसिस 1 से लेके 13, एक्सेप्ट स्टेटमेंट 6 एंड 7, रोटेशन मैंने कर दिया वेरी मैक्स, और सॉर्ट्स प्रेस कर दिया। ये एक क्लीन फाइल है तो काफ़ी क्लीन आ जाएगा डायग्राम। कॉपी। अब हमें क्या करना है इसमें, नंबर 1 तो जिस फाइल पे आपने किया है वही फाइल अटैच होनी चाहिए। तो लेट्स चेक, क्या डेल डाटा फाइल 2 अटैच है? ओह, कोई फाइल ही नहीं अटैच है, कोई बात नहीं। तो डेल डाटा डेल डाटा 2, इसी फाइल पे मैंने रन किया, यही फाइल अटैच होनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, क्लिक प्लगइन में पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया, क्रिएट डायग्राम, ये डायग्राम क्रिएट हो गया जाएगा। तो आपको लगेगा ये तो 3 पे तो क्या टाइम लगना था, और इसके 2 साइडेड एरो भी आ गई। बस ओनली पॉइंट इज इसके नाम 1 2 3 लिखता है ये, वो अपने को कुछ सेंसिबल बनाने हैं। अब इसी को मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ फाइल, और उसमें देखिएगा कितना टाइम लगना चाहिए। एक ही फाइल है, इनके पास बहुत सारे अपने वेरिएबल्स हैं। फैक्टर एनालिसिस, इनका काफ़ी लंबा वाला काम है। रोटेशन में वेरी मैक्स, ऑप्शंस में ओके, और रोटेटेड का इनका काफ़ी क्लीन आ रहा है। तो अगर आप देखें एक, और जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर हैं इनके। ओके, कॉपी, और न्यू फाइल, इसको अटैच करें फाइल को। ओके, पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, हाँ जी, ये एक एरर आता है। ये कहता है कि एक बारी आपने एक बार चला लिया ना, अब इसको पहले बंद करो, एक ही बार चलेगा ये आपका। अब आप अपना दोबारा माउस को चलाइए और फिर ये काम करें। ये 2 चीज़ हैं प्लगइन जो मैंने देखे, वो बस सबसे पहले इसमें यही काम करो, बाकी ये थोड़े कहते हैं नहीं हम नहीं काम करेंगे। तो ओके, यानी एक फाइल में एक बार बनाएगा ये। पेस्ट, ठीक है, क्रिएट डायग्राम। क्योंकि 10 है, लिख भी रखा है इन्होंने, लार्ज मॉडल्स कैन टेक सेवरल मिनट्स टू जनरेट, तो इसमें परेशान नहीं होना। तो ये अपना पीछे साथ साथ आपका बना देगा डायग्राम, और इतने में मैं अपनी फाइल्स बंद कर देता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस करता हूँ जो आपके दिमाग में काफ़ी स्वाभाविक है, चल रहा होगा, EFA या CFA। हालांकि मैं सब जगह बोलता हूँ या तो आप EFA लगाएंगे या CFA लगाएंगे। यहाँ पे खुद ही हमने EFA किया और EFA के बाद CFA लगाया। ये क्या है? ये सिर्फ हमारा एक तरीका है कि अगर आपका डायग्राम को तेज जल्दी से बनाना है उसका तरीका। अदरवाइज मैं कभी ये रेफर नहीं करूँगा कि आप पहले EFA लगाएं फिर CFA फिर EFA, ऐसे नहीं। EFA लगना चाहिए जब आपका बिल्कुल कंसेप्चुअल काम है। EFA आप कभी भी लगाए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। बस आपने ये नहीं कहना मेरी स्टेटमेंट जंप कर गई, इधर की उधर चली गई, ऐसा हो गया। जो मतलब उसको आप रैशनलाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये रिस्पोंडेंट गलत है, स्टेटमेंट ड्रॉप कर दी किसी बेस पे। जो रिस्पोंडेंट ने कहा उसको आप देखें, क्या उसने कहा है, क्यों कहा है। ये हमारा डायग्राम बन गया। CFA आप हर जगह लगाते हैं, आप किसी का स्केल एज सच लेते हैं उसमें CFA, उसमें चेंजेस किए उसमें भी CFA, आपने नया पूरा ही कंस्ट्रक्ट ऐड कर दिया उसमें भी CFA, कहीं पे भी आप काम करते हैं CFA ही लगाएं। आपको EFA लगाना है EFA लगाएं, पर और जो अगर आपको थोड़ा सा स्टैट्स आ जाएगा तब आप ये देखेंगे अगर EFA के रिजल्ट अच्छे हैं CFA के आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई अलग से बात नहीं होती। तो यहाँ पे आप अपना डायग्राम जल्दी से बना सकते हैं, सारी चीज़ें फास्ट हैं, और इनके नाम आपको थोड़े से अपने आप और सेंसिबल नाम देने पड़ेंगे। कई बार ये रहता है कि डायग्राम तो बन गया, ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा, वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं।
काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसको रन भी करके देख लें, सेव कर लें। 6 क्या ये काम करेगा? ओके, नो लाइट, ये मेरे इसमें कुछ एक इशू आ रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल काम करेगा। हमने ये काम करके बिल्कुल टेस्ट किया हुआ है, ये बिल्कुल काम करता है। सो और कोई प्लगइन जो रह गया वो हमारा स्टैंडर्डाइज आरएमआर, ये भी दूसरा है। स्टैंडर्डाइज आरएमआर आपने कभी गौर किया हो, यहाँ से कभी नहीं आता है, वो यहीं से निकालना पड़ता है स्टैंडर्डाइज। अच्छा, एक इसमें रीसाइज भी रह गया। रीसाइज तो सिंपल आप ये करेंगे, ये अपने हिसाब से रीसाइज कर देगा। स्टैंडर्डाइज आरएमआर कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने देखा है बहुत बार। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप बिल्कुल शुरू में एक बार इसको रन करें। लेट मी चेक। 3 कंस्ट्रक्ट हैं, तीनों को ऐड किया और मुझे निकालना है इनका स्टैंडर्डाइज आरएमआर। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ये ब्लैंक आएगा और फिर कैलकुलेट पे क्लिक करें। खैर, अब तो ये नाराज़ी हो गया मेरे से थोरोली। तो आपका ये यहाँ पे अलग से उसमें वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। मैं एक बार और करके देख लेता हूँ ये चीज़, हालांकि ये बीच बीच में नाराज़ हो जाता है। एक बार फाइनल हम ट्राई कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज आरएमआर की। सो तीनों के कंस्ट्रक्ट हटा दें, तीनों को ऐड कर दें और प्लगइन स्टैंडर्डाइज आरएमआर कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअली इसी में आ जाएगी। अगर मेरी नहीं आ रही, चलो आ गई फॉर्चुनेटली। स्टैंडर्डाइज आरएमआर कितनी होनी चाहिए वैल्यू? छोटी होनी चाहिए। ये तो बैडनेस ऑफ फिट है, लेस देन 0.05 होना चाहिए। और फिर आप बोलते हैं अच्छा चलो 0.0, मेरा तो 0.06 ही आ रहा है, ठीक सा है। तो स्टैंडर्डाइज आरएमआर यहाँ से निकलता है, वो इधर से नहीं निकलता है। तो उसका भी एक इन्होंने बना रखा है। बाकी हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेम पैरामीटर और ग्रोथ ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़े से हायर के लिए। सो प्लगइन्स इज रियली वंडरफुल थिंग। सो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर गेस्किन एंड हिज टीम। ऑसम वर्क किया उन्होंने। थैंक यू।